दोस्तों नमस्कार। एक वक्त यह भी इस देश ने देखा है जब विजय माल्या को एक बार कांग्रेस ने जिताया तो दूसरी बार बीजेपी ने जिताया और राज्यसभा में भेज दिया। और उसके बाद देश ने यह भी देखा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वह भी एविएशन की कमेटी, उसमें परमानेंट सदस्य के तौर पर विजय माल्या को रखा गया। उस वक्त एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल हुआ करते थे और खुद एविएशन के क्षेत्र में कदम रख चुके थे तब विजय माल्या। उनका जहाज चला करता था। तो इसका कितना लाभ विजय माल्या की कंपनी को उस वक्त मिला होगा, यह सिर्फ आज आप सोच लीजिए। और यह भी सोच लीजिए कि कॉरपोरेट जिसके पीछे खड़ा हो जाए वो पॉलिटिकल पार्टी उसी की हो जाती है। लेकिन आज इस बात का जिक्र हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इस बात का जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सिर्फ मुंबई शहर में और सब अर्बन के इलाके में तकरीबन 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के फंसे हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं आई तो मुश्किल हो जाएगी। और कहते हैं इस देश के टॉप 20 कॉरपोरेट से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो झारखंड के भीतर इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन की सत्ता जाए और जो भी आपत्ति एनओसी को लेकर है वह उनको लेकर हरी झंडी उन्हें मिल जाए। और वहां पर भी मामला तकरीबन 17 लाख करोड़ का है। इतनी बड़ी तादाद में पैसा, इतनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट, तो इसका अगला सच यह भी है इस देश में संसद के भीतर दूसरे सदन यानी राज्यसभा में जो अपर सदन कहलाता है वहां पर तकरीबन 75 सांसद यानी 75 राज्यसभा के सदस्य ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात कॉरपोरेट से रहे हैं और जो कॉरपोरेट उनके पीछे खड़ा रहता है। और तकरीबन 60% सवाल यह सांसद जो पार्लियामेंट में उठाते हैं वो कॉरपोरेट से जुड़े मुद्दों को लेकर ही उठाते हैं, क्योंकि जिन कंपनी या कॉरपोरेट के साथ ये जुड़े हुए हैं उनके सवालों का समाधान संसद के जरिए मिल जाए। तो क्या राजनीति को इस देश में पैसा हाँकता है? क्या वाकई इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की ताकत इतनी बड़ी है कि वह पार्लियामेंट्रीज को भी हाँकने लग जाए? मामला इतना भर नहीं है, मामला इससे आगे का है। इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां कॉरपोरेट की मौजूदगी है उस क्षेत्र विशेष में वो चाहता है कॉरपोरेट कि उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उसके रिश्ते करीबी के हो जाएं। और दिल्ली के साथ तो मौजूदा वक्त में करीबी के रास्ते किसके साथ हैं इन रिश्तों को छुपाने की जरूरत है नहीं। कॉरपोरेट मित्रों का जिक्र खुलकर होता है। लेकिन इन कॉरपोरेट के आश्रय क्या वाकई महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक स्थितियां विकट हो चली हैं? क्योंकि मुंबई और सब अर्बन के इलाके में सिर्फ जमीन से जुड़े हुए मसले ना कहिए बल्कि जमीन से जुड़े हुए मुनाफे, जो भू माफिया के जरिए, जो बिल्डर्स के जरिए, जो बड़ी कंपनियों के जरिए और कई बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट जिन्हें आना है, जो इंतजार कर रहे हैं सिर्फ मुंबई और सब अर्बन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाके में। इन प्रोजेक्ट को लेकर जो एक आकलन अपने तौर पर है वह भी 20-22 लाख करोड़ का है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मामला ही मुंबई शहर और उसके अगल बगल के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ तो यहीं पर आकर टिक जाता है। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ पार्टियों के पीछे लोग खड़े हैं? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी भी बागी उम्मीदवार जो बीजेपी के सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे के सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा है, उसके बाद शिवसेना उसके सबसे ज्यादा है और शरद पवार चीजों को मैनेज कर लेते हैं। उनके यहां से कोई बागी उस रूप में निकल नहीं पाता है। अजीत पवार में भी यह काबिलियत है, एक आध दो निकल गए तो उनके यहां से एक ही बागी निकला है नासिक के इलाके में। लेकिन बागियों का मतलब है क्या? बागियों का मतलब उनके पीछे वो कौन सी ताकत है जो उन्हें खड़ा करती है? हमने कई बार आपको अंदेशा इससे पहले की रिपोर्ट्स में दिया है, क्योंकि इस बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की महाराष्ट्र में चल नहीं रही है। कोई नेता ऐसा है नहीं जिसके पीछे पूरा राज्य खड़ा हो जाए। और ये परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर हैं कि चुनाव परिणाम के बाद बड़े हेरफेर होने वाले हैं। कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से इधर आएगा। और ऐसे में निर्दलीय
जो बड़ी तादाद में अगर जीतेंगे और उनकी भूमिका सरकार बनाने बिगाड़ने को लेकर होगी तो फिर उनकी ताकत पूछिए नहीं। और उनके पीछे खड़े हुए जो पोटली में पैसे लेकर खड़े हैं वो वही कॉरपोरेट, वही कंपनियों के मालिक हैं। और ये कॉरपोरेट और कंपनियों के मालिक उम्मीदवारों के पीछे अपनी टीम को खड़ा कर देते हैं जिससे उनको कोई असुविधा ना हो। यानी चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें कोई मुश्किल हालात आए नहीं। और यह मैसेज बहुत साफ तौर पर रहे कि वो कॉरपोरेट का उम्मीदवार है और किस कॉरपोरेट का उम्मीदवार है, यह खुले तौर पर उस इलाके के लोग जानते हैं और वहां पर कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला यह भी समझते हैं। इसका दूसरा हिस्सा झारखंड के भीतर छुपा हुआ है। झारखंड के भीतर मौजूदा सरकार जेएमएम की है लेकिन साथ में कांग्रेस है। और इस दौर में राहुल गांधी जो स्टैंड लेकर चल रहे हैं उस स्टैंड का मतलब बहुत साफ है कि वो कॉरपोरेट के खिलाफ है, उस पूंजी के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी के कहने से बात होगा क्या? क्योंकि गहलोत ने भी तो अडानी को अपने राज्य में घुसते दिया। इस दौर में तेलंगाना में भी अडानी घुसी आए, कर्नाटक के भीतर भी अडानी के प्रोजेक्ट हैं ही, और देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में बकायदा अंबानी का भी पहल है। इस दौर में आप कुमार मंगलम बिरला को छोटा खिलाड़ी मत समझिए। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में अगर 20 गुजरात से जुड़े हुए कॉरपोरेट हैं तो उनसे हटकर 18 कॉरपोरेट और हैं जिनका गुजरात से ताल्लुक नहीं है लेकिन देश के भीतर अलग अलग परियोजनाओं के, उसमें आप मेदांता को भी ले सकते हैं, अग्रवाल साहब को ले सकते हैं। एक लंबी फेरिस्त है, उस फेरिस्त पे मत जाइए। सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक बात जहन में पहले रख लीजिए कि दरअसल यह पूरा खेल क्या वाकई वोटरों से हटकर उस कॉरपोरेट का होता है जिन कॉरपोरेट के भीतर जाति मायने नहीं रखती है, धर्म मायने नहीं रखता है, पूंजी मायने रखती है। क्योंकि विदर्भ के भीतर जो भी परियोजनाएं नागपुर से सटे हुए जो अलग अलग हिस्सों में निकल कर आई, और चूंकि नागपुर शहर को जितनी योजनाएं चाहिए नहीं उससे ज्यादा योजनाएं वो सड़क की हो, वो पुलों की हो, वो मेट्रो की हो, वो किसी भी चीज की हो, इतनी बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट लाकर रख दिए गए कि हर बरसात में नागपुर लबालब हो जाता है और पानी निकले कहां यह समझ नहीं आता है। पानी जब हटता है तो पता चलता है नीचे तमाम वो लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट छुपे हुए हैं जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में वहां पर उन तबकों का बकायदा योगदान है जो कि ओबीसी से भी आते हैं, दलित समाज से भी आते हैं और सांसद और विधायक के सहयोगी भी हैं। यानी एक पैसे की ऐसी लकीर है जिसके ऊपर जाति और धर्म, अलग अलग जातियां, पिछड़ा तबका ये मायने नहीं रखते हैं। यहां पर राहुल गांधी आपको फेल नजर आएंगे जो कहते हैं कि मुख्यधारा के भीतर में उनका योगदान होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिक्र तो इस बात का करते हैं कि इस देश को चलाने को लेकर, तो चलाने को लेकर तो जब इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर का कोई योगदान है नहीं और ब्यूरोक्रेसी के आश्रय प्रधानमंत्री और पीएमओ के भीतर नीतियां बनती हो तो आप समझ लीजिए कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में जो एक कॉरपोरेट और कंपनियों के रिश्ते विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी के साथ बने रहते थे वो एक झटके में एक पॉइंट पर आकर टिक गए और उस वो पॉइंट का नाम पीएमओ हो गया। क्योंकि वहीं से नीतियां बनेंगी, वहीं से निकलेगी, वहीं से एनओसी मिलेगी, वहीं से सारा खेल होगा, तो सब कुछ सिमटते चला गया। और इसी बात का आक्रोश बीजेपी के भीतर के नेताओं को भी है। लेकिन सवाल कुछ और है, और यह सवाल वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र अलग अलग तरीके से हर कोई करना चाहता है। मुंबई शहर के भीतर जब राहुल गांधी पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, तो उनकी यात्रा के आखिरी दिन वो पहुंचे धारावी के पास। धारावी में वो खड़े थे और वो बताने लगे कि दरअसल इस देश का डेवलपमेंट तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिसके आश्रय धारावी में जो स्किल्ड मजदूर हैं और वहां पर जो लेबर बड़ी तादाद में मौजूद है वह तो एक लिहाज से बिजनेस का हब होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब होना चाहिए। लेकिन यह देश बिचौलियों के आश्रय चलता है, दलालों के आश्रय चलता है। बकायदा ये शब्द बोले गए, राहुल गांधी ने बोले, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। आप सोच रहे होंगे अच्छा भूल गए आप, तो याद करिए और पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। यहां पे
यहां पे आपको आपका जो स्किल है, हुनर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहां पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना चाहिए। ये है सच्चाई। ये धारावी मेक इन इंडिया है। ये है मेक इन इंडिया असली। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। असल में राहुल गांधी ने जिन बात का जिक्र किया वो उस हकीकत को जानते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट जितने भी पैसे के रूप में नजर आता है उसके पीछे जो बड़ी रकम छुपी होती है वो नजर आती नहीं है। मसलन धारावी का जिक्र ही कर लीजिए तो इस दौर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाकायदा आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया, आ गए सत्ता में तो अडानी को धारावी बनाने नहीं देंगे, हम छीन लेंगे। और वो कितने रुपए में अडानीज को मिला है? 5,000 करोड़, 2,500 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। एक ये एनालिसिस है कि इतना खर्च अलग अलग कंपनियों के साथ सब्सिडरी को मिला दीजिए तो इतना खर्च निकल कर आएगा। लेकिन मुंबई के भीतर जमीन की जो कीमत है और धारावी की जमीन की कीमत कितनी बड़ी होगी इसका अंदेशा तो सिर्फ इस बात से लग सकता है कि यह जमीन ही तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगी। अगर इतनी बड़ी रकम की जमीन पर आप 2,500, 5,000, 7,000, 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करें तो कोई भी सवाल करेगा कि हमारी भागीदारी इसमें कहां पर है। और चाहे अनचाहे इस बात का जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करने से कतराते नहीं है, क्योंकि यह सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी। लेकिन जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है कि दरअसल उन्हें फिक्र है धारावी में रहने वाले लोगों की, जो कि मुश्किल हालात में रहते हैं, तो वो उन्हें बंगलों में इमारत खोजने की दिशा में ले जाना चाहते हैं और अडानी के जरिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिस जमीन पर वो प्रोजेक्ट खड़ा होगा उस जमीन की कीमत और उसके साथ अलग अलग जगहों पर जहां जहां धारावी के लोगों को बसाने की प्रक्रिया है उस पूरी जमीन की कीमत जो है वह भी तकरीबन 1,66,000 करोड़ की है। अब इस खेल को समझने से पहले फिर आपके जहन में आएगा एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। सुनिए क्या कहा। कि धारावी का प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे। अरे भैया, रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? 2.5 साल में तो सब मेट्रो को भी स्टे दिया था, कारशेड को भी स्टे दिया था, कोस्टल को भी स्टे दिया था, नागपुर मुंबई समृद्धि को भी स्टे दिया था, जलयुक्त शिवार को भी स्टे दिया था। सभी योजनाओं को स्टे देने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया था, तो उनसे क्या और उम्मीद कर सकते हैं हम। धारावी जो है 1-2 लाख लोग रहते वहां पर, कीचड़ में, गंदे नाले में, आजू बाजू में इतनी गंदगी है, उसमें रहते। खुद तो बड़े बड़े बंगले में रहते हो और गरीबों को कीचड़ में रखते हो। लेकिन गरीबों ने वहां के सोचना चाहिए। उसमें 1-2 लाख घर, इन्होंने तो सिर्फ क्वालिफाई होने वाले को घर देने की बात की थी। हमारी सरकार ने तो हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को घर देने का ऐलान कर दिया है और वहां वैसे निर्णय लिया है। और 1 लाख की एक घर की कीमत कम से कम 1 करोड़ हो गई, तो 2 लाख करोड़ के घर वहां बनेंगे। अब अक्सर यह कहा जाता है और खुलकर कहा जाता है और उद्धव ठाकरे तो खुलकर कहते हैं कि दरअसल, संजय राउत भी कहते हैं, दरअसल शिवसेना टूटी इसलिए क्योंकि सीबीआई, ईडी और आईटी पीछे लग गई थी। तो और जो लोग थे अब वो क्या करते। यही जिक्र शरद पवार भी अजीत पवार को लेकर कहने से चूकते नहीं है और इसी बात का जिक्र अशोक चौहान को लेकर कांग्रेस भी कहने से चूकती नहीं है कि आखिर सीबीआई, ईडी और आईटी लग जाएंगे तो कोई क्या करेगा। लेकिन सवाल है कि सीबीआई, ईडी और आईटी किसी गरीब मुफलिस के दरवाजे पर तो नहीं पहुंचती है। वो जानती है कि यह राजनीति पैसों का खान है और हर के पीछे कॉरपोरेट खड़ा हुआ है और कॉरपोरेट का कोई भी काम इस देश में राजनीतिक लाइसेंस के बगैर संभव होता नहीं है। और राजनीतिक लाइसेंस उस इलाके के कॉरपोरेटर से लेकर विधायक और सांसद तक के हाथ में होता है और उसके बाद वो सरकार तक पहुंच जाता है। इस दौर में बीजेपी के भीतर एक
पावर सेंटर के तौर पर पीएमओ जरूर मौजूद है, जो कि तमाम बीजेपी के नेताओं के हाथ से जो बार्गेनिंग पावर, उनकी ताकत थी कॉरपोरेट के साथ, उसको उसने छीन लिया। लेकिन तमाम जगहों पर यह हुआ नहीं है, और तमाम राज्यों के भीतर भी सबको पता है कि कॉरपोरेट की मौजूदगी नहीं होगी तो चलेगा कैसे खेल। यानी पीएसयूज के जरिए, पब्लिक सेक्टर के जरिए, यह कोई नेहरू और इंदिरा का दौर तो है नहीं कि रईसों से उनकी संपत्ति ले लें, उनके ऊपर अलग टैक्स लगा दें, राष्ट्रीयकरण कर दें, नेशनलाइजेशन माइनिंग तक का कर दिया जाए, बैंकों का कर दिया जाए। यह वो स्थिति नहीं है। अब तो मार्केट का युग है, बाजार का युग है, और पैसे के आश्रय चीजें चलती, और राजनीति का मतलब इस देश में पैसा ही है, और पैसा कॉरपोरेट के पास है। जो कॉरपोरेट अपनी कंपनियों के आश्रय पैसे को दिखाने और छुपाने का बड़ा शानदार काम कर सकता है, और कर रहा है। इसीलिए तो कॉरपोरेट टैक्स सरकार के पास कम आता है बनिस्बत आम आदमी का डायरेक्ट टैक्स वो ज्यादा ले लेती है। यानी 10 लाख करोड़ रुपए अगर इस देश में हर साल कॉरपोरेट टैक्स के रूप में आता है, तो 11 लाख करोड़ रुपए इस देश का आम आदमी जो टैक्स पेयर है वह दे देता है, जो डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देता है। तो सोचिए, एक तरफ कॉरपोरेट के पास कितनी पूंजी होगी, और उसको अपनी पूंजी को छुपाने के कितने रास्ते होंगे। और कॉरपोरेट कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो लाभदायक है इस रूप में कि वह बार्गेनिंग ताकत उसके पास है, तो फिर कॉरपोरेट उसकी चौखट पे खड़ा है। और यह बात छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी अपने तौर पर अंबानीज अडानीज का नाम लेते जरूर हैं, और वो जानते हैं कि ये परिस्थितियां इस देश के भीतर तोड़ी कैसे जाए, इस सवालों से वो जूझ भी रहे होंगे। लेकिन उनके खुद कांग्रेसी शासित राज्यों में एक सवाल आज कोई भी पूछ सकता है कि आखिर अपने अपने राज्यों में आर्थिक परिस्थितियां कितनी शानदार है, या जो वादे जनता से किए गए उसको बताने के लिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो आज मुंबई पहुंचे। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, सुक्कू साहब जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, और तीनों ने बताया कि देखिए हमने ऐसा ऐसा किया है, और प्रधानमंत्री या बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जो आईटी सेल कर रहा है, और जिस रूप में गोदी मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, यह सबसे काम नहीं चलेगा। तो किसी एक ने सवाल पूछ दिया कि आपके यहां भी तो अडानी पहुंचे हैं और आपने तो उनको स्पेस दिया, तो सोचिए जवाब क्या होगा। यह जवाब वाकई बड़ा महत्वपूर्ण और सीधा मैसेज है। यह नहीं है कि जिस रूप में राहुल गांधी अडानी को देखते हैं और मानकर चलते हैं, और एक लेख लिखने के बाद यह कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो मोनोपोली के खिलाफ हूं। लेकिन मोनोपोली और बिजनेस के बीच की लकीर में जो शब्द वह धारावी में उपयोग कर गए, दलाल शब्द का, उस परिस्थिति में क्या भारत की राजनीति आकर खड़ी हो गई है, और राजनेताओं की भूमिका या तो बिचौलियों के तौर पर है या दलाल के तौर पर है। कॉरपोरेट खुले तौर पर पैसा बांटने को तैयार है, उसे प्रोजेक्ट चाहिए, वो बिजनेस करने को तैयार है। बिजनेस के आश्रय उसका अपना नेटवर्क बढ़ना चाहिए, और वो प्रॉफिट करेगा। वो प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट के लिए जनता पर कितना भी बोझ पड़े, वो चाहेगा कि राजनेता या सरकार उसमें बीच में अड़ंगा ना लगाए। तो सरकार को अड़ंगा लगाना चाहिए कि देखिए जनता के हित की बात है, आप इस रूप में इतनी प्रॉफिट वसूलने के लिए इतनी महंगी चीजें मत बेचिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुद सरकार भी तो टैक्स ही वसूल रही है। तो खुद सरकार की भूमिका भी तो एक कॉरपोरेट के आश्रय चलने लगी इस देश के भीतर, क्योंकि वेलफेयर स्टेट तो दूर की बात है, जनता की जिम्मेदारी ले कौन, यह सवाल भी गायब हो गया। इसीलिए जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी से पूछा गया था आपके यहां अडानी का प्रोजेक्ट लगा है, क्या जवाब आया, सुनिए जरा। अच्छा सवाल, लोकल लीडर्स अच्छा सवाल पूछा है। हर जगह में मोदी जी अदानी को पैसे देते जा रहे हैं, मैं अदानी जेब से पैसे ले रहा हूं, इतना फर्क है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो मोदी जी अडानी को पैसा देते हैं और रेवंत रेड्डी अडानी से पैसा लेते हैं। कितना अच्छा लगता है ये सुन के। लेकिन इस प्रक्रिया के भीतर राहुल गांधी के उस मिजाज को अगर आप रखने की कोशिश कीजिएगा, जहां वो हाशिए पर पड़े तबके को मुख्यधारा में लाने की सोच रहे हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि कॉरपोरेट को आपने 16 लाख करोड़ माफ किए, हम किसानों को करेंगे, मजदूरों को करेंगे,
और इन सब के बीच जो पिछड़ा तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी है, महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज है, उनको हम मुख्यधारा में लेकर आएंगे तो सुन के अच्छा लगता है। लेकिन अगला सवाल भी जान लीजिए। रेवंत रेड्डी जब सत्ता में नहीं थे, यानी जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, उस वक्त जो सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे हमारी टीम ने डाटा निकाला, जो छापे पड़े वो तकरीबन 900 व्यापारियों के घरों पर छापे पड़े, उनके दफ्तरों पर छापे पड़े, जो कि कांग्रेस के लिए फंडिंग कर रहे थे। यानी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस खड़ी ना हो पाए अगर फंडिंग ना हो। यानी फंडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके यहां छापे पड़ रहे थे, उन्हें कमजोर किया जा रहा था। अब वो सत्ता में है तो फिर अडानी भी चलेंगे। कर्नाटक के भीतर डीके शिव कुमार बड़ी ताकत रखते हैं राजनीतिक तौर पर, कॉरपोरेट और कंपनी या फिर बड़े धंधेबाज या बिजनेसमैन के साथ कैसे पॉलिटिकल फंडिंग वो करें और उनको क्या क्या रियायत दे, ये बात छुपी हुई नहीं है। बेंगलोर के भीतर एक बड़े बिल्डर हैं, उनसे भी पैसा आता है। वो चाहे किसी भी रूप में किसी का भी पैसा हड़प रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। एम्बेसी जी, यही है कंपनी का नाम। उनके जरिए पैसे बड़ी फंडिंग होती है। वो बीजेपी को भी करते हैं, वो कांग्रेस को भी करते हैं। हो सकता है वो दिल्ली भी भेजते हो सकता है वो बेंगलोर में भी सीमित हो। यानी कॉरपोरेट की मौजूदगी आपको हर जगह नजर अगर आ रही है, तो कर्नाटक के भीतर भी जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो आईटी, ईटी और सीबीआई के जो छापे थे, हमारी टीम ने बताया सबसे ज्यादा यहीं पर छापे पड़े थे, तकरीबन 1366। इतनी बड़ी तादाद में उस दौर में छापे पड़े जब चुनाव में सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा था, और इस दौर में तेजी के साथ रवानगी हो गई। उसके दायरे में नेता भी आए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो भी फंडिंग कर रहे थे सभी आए। अब सबके दरवाजे खुल चुके हैं। और यह परिस्थिति देखिए मौजूदा वक्त में झारखंड में आकर खड़ी हो गई। आज शिबू सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री या उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके घर पर छापे पड़े, उनके दफ्तर पर छापे पड़े, उनकी पत्नी कंपनियों से जुड़ी है उन पे छापे पड़े, और चुनाव के बीच में छापे पड़े। तरीका तो यह भी हो सकता है, चुनाव हो रहा है, अदालत का दरवाजा खटखटा दिया जाए, नोटिस भिजवा दिया जाए, और वह भी वोटिंग अब 13 तारीख को है और फिर उसके बाद 20 तारीख को है। और इन परिस्थितियों के बीच छापे मारकर एक मैसेज तो दे दिया गया कि देखिए आपको सत्ता से जाना है, क्योंकि झारखंड के भीतर जो बड़ी तादाद मिनरल्स की है उसकी लूट का जिक्र हमने इससे पहले एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से टॉप 20 कंपनियों की अलग अलग सब्सिडरी से जुड़ी हुई वहां पर इंडस्ट्री चलती है। वो सीमेंट से जुड़ी होगी, वह लौह आयत से जुड़ी होगी, वह पावर सेक्टर से जुड़ी होगी। और पावर सेक्टर का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो वहां पर गोड्डा में अडानी का भी तो पावर है, 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। वो पावर प्लांट से पावर जो है बांग्लादेश जाता है। और संयोग देखिए 13 तारीख को प्रधानमंत्री खुद गोड्डा भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे। संथाल परगना का हिस्सा बड़ा गरीब इलाका है गोड्डा। वहां की परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज पहुंच गया, यानी एयरपोर्ट बन गया, सड़कें भी बन गई। लेकिन ये सड़कें के दोनों तरफ कभी घरों को देखिएगा और वहां ट्राइबल्स को देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे। जहां जहां माइनिंग्स हैं वहां तक सड़कें पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट को पहुंचाने की जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेट सफर करके कैसे जाए, इससे पहले उसे या तो रांची से जाना पड़ता था या आसनसोल से जाना पड़ता था। तो रास्ता खोल दिया गया संथाल परगना में घुसने का। सड़कें शानदार हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी। वहां के सांसद महोदय जो हैं सबसे कॉस्टली गाड़ियों में से एक गाड़ी लेकर सफेद रंग की पिछले दिनों घूम रहे थे। और यह सवाल था, जिन आदिवासियों की प्रतिदिन की आय लगभग 22 रुपए है, वहां पर वहां का सांसद किस रईसी के साथ घूम रहा है। लेकिन बहरहाल आज यह सवाल सामने आया कि हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर छापा पड़ गया है। तो यह बात पूछी गई हेमंत सोरेन को, वो समझ गए और क्या ठाका लगाते हुए कहते हैं, सुना जाए। रेड पड़ना चालू हो गया, हाँ?
एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आईटी बीजेपी का नया कैडर है जो मैदान में आ गया। इसका जिक्र हेमंत सोरेन कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या वाकई झारखंड में खूब पैसा है? और जानकर आपको हैरत होनी नहीं चाहिए, शुरुआती दौर में जो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, वह उस रूप में करप्ट नहीं थे, तो पैसा आ नहीं पाता था दिल्ली तक। उसके बाद अर्जुन मुंडा आ गए, और उस दौर के नेताओं से बात कीजिएगा जब अर्जुन मुंडा बने, तो कहते हैं कि बोरियों में भरकर पैसा दिल्ली पहुंच जाया करता था। उस दौर में जो भी बीजेपी के अध्यक्ष थे बताने, आप देख लीजिएगा, टटोल लीजिएगा, और पैसा आता था वहां से खुल के। यानी राज्यों में पैसा कितना ज्यादा और वो पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है, उस पॉलिटिकल फंडिंग के एवज में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुत छोटी चीज है, जो कि सही मायने में कागज पर लिखी जाने लगी और कागजों के जरिए पैसा इस देश के सामने आने लगा। और आते आते आया कि लगभग 4 बरस के भीतर 16,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हुई। लेकिन कॉरपोरेट कितना पैसा देता और कितने पैसे की उगाही उसके अपने मुनाफे में होती है, वो आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी तादाद होती है। इसीलिए अर्जुन मुंडा आंखों के तारे बने रहे। रघुवर दास वो काम उस रूप में सफल तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली ने उस वक्त मोर्चा संभाल लिया उनके वक्त में, और इस बात का एहसास झारखंड के भीतर बाखूबी रहा। और झारखंड की लूट का आरोप हेमंत सोरेन पे भी लगा, जेल भी चले गए, लेकिन वो जमीन और वो खादान किसी को नजर नहीं आई जिस पर आरोप था कि देखिए ये खादान इन्होंने ले ली है, वो कोई बता नहीं पाया। और राजनीतिक तौर पर अगर पॉलिटिकल फंडिंग का जुगाड़ ना हो तो फिर पार्टियां चलेंगी कैसे? और शायद इसी खोज में मुंबई से लेकर झारखंड तक के भीतर या रांची तक के भीतर की परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती है कि आखिर शिवसेना कैसे चल पाएगी अगर इस बार सत्ता में नहीं आ पाई। शरद पवार की पहचान अपने तौर पर उसी कॉरपोरेट के साथ अच्छी डील करने की रही, और जिस वक्त राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, लोगों ने यह तो देखा कि अडानी की शादी में, अडानी के बेटे की शादी में बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी भी रही। कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, हालांकि राहुल गांधी अभी भी उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, यानी मुद्दा अडानी है पॉलिटिकल तौर पर। लेकिन यह भी समझना होगा कि अंबानी के घर की शादी के साथ साथ अडानी, शादी अंबानी के घर थी और अडानी से मुलाकात शरद पवार ने उस दौर में की थी जिस दौर में राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, और वो कहते थे ये निजी मुलाकात है। तो कॉरपोरेट को मैनेज करने की ताकत इस दौर में जो है, वो तीनों मुंबई पहुंचे थे। उसमें शरद पवार पहले से हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए डीके शिव कुमार भी पहुंचे, रेवंता रेड्डी भी पहुंचे। वो मैसेज था कॉरपोरेट के लिए कि हमारे राज्यों में आप अगर कदम रखेंगे तो समझ लीजिए महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर हम आकर खड़े हो गए हैं। और यह बीजेपी के शासित राज्यों के भीतर भी का सच रहा है कि दिल्ली ही अपने तौर पर जो मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करती है, तो उनके पीछे पैसे की उगाही कैसे किस रूप में हो रही है, यह दिल्ली सेट करेगी, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। इसीलिए वसुंधरा राजे का पत्ता कटा, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदले गए, और जो बनाए गए उनकी राजनीतिक जमीन या राजनीतिक दायरा बड़ा सिमटा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि एटीएम है राज्य कांग्रेस के लिए। इस देश का अनूठा सच तो यह है कि कॉरपोरेट के अनुकूल खड़े होने की राजनीति ने इस देश में लोगों को गरीब बना दिया है, उनको सरकार पर आश्रित कर दिया, और सरकार योजनाओं के जरिए जो टैक्स पेयर का पैसा है उसी को बताते हुए वो पैसा बांटती है, और कॉरपोरेट के मुनाफा उससे कई गुना ज्यादा इस दौर में बढ़ जाता है। और कॉरपोरेट को यह लगता है कि यह राजनीतिक सत्ता उसके साथ है और उसके साथ रहेगी, तो फिर उसे आसानी होगी। और खुद प्रधानमंत्री आज जो कह रहे थे, सुनना चाहिए। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं, एटीएम। तो कोई जो भी करे, लेकिन एक आखिरी सवाल तो आपके जहन में रहना ही चाहिए, क्या यह वाकई चुनाव नेताओं का होता है? क्या वाकई इन चुनाव के भीतर जातियों के समीकरणों के आश्रय राजनीति साधने के जो प्रयास भाषणों में किए जाते हैं वो किसी दिखावा तो नहीं है? और जो पैसा कमाने जुटाने या दलाल के तौर पर जिस पॉलिटिशियन की मौजूदगी होगी या जिस कॉरपोरेट की मौजूदगी होगी,
जिसका जिक्र धारावी में राहुल गांधी कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। क्या इस दौर में कॉरपोरेट परेशान है कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं आई और अगर झारखंड में हेमंत सोरेन बने रह गए तो कॉरपोरेट ने जो सब कुछ झोंक दिया है वो सब कुछ गायब ना हो जाए? यह अंदेशा इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इस दौर में दिल्ली में बीजेपी की सत्ता है, ताकत के साथ खड़ी है, और जिन्होंने ताकत दे रखी है उनको भी बहुत पैसा इस दौर में दिया गया है। वो चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, क्योंकि अमरावती में आज ही चंद्रबाबू नायडू उद्घाटन कर रहे थे, जो पानी पे चलने वाला जहाज है उसका उद्घाटन कर रहे थे। आप इस जहाज में उड़ने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आखिर 23 नवंबर को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, नेता तो अपना काम करते रहेगा जो वो करता है, लेकिन उसके पीछे कॉरपोरेट, उसकी पूंजी, उसकी टीम, उसका सब कुछ दांव पर लगा है और डर उसी के भीतर समाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।